पूरे देश में इस वक्त कोई दूसरा ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसकी इतनी धूम है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली दफा योगी आदित्यनाथ किसी सार्वजनिक मंच पर सवालों के जवाब देंगे। ढेरों सवाल हैं। योगी के दिल में क्या है? कैसे बनेगा उत्तम प्रदेश? लखनऊ के वासियों, आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी जी, स्वागत है आपका आज तक इंडिया टुडे की यूपी पंचायत में। आपसे पहले कई मुख्यमंत्री आए इस राज्य में। सबने कहा कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। सबने अपने अपने स्तर पे कोशिश भी की, कोई भी कामयाब नहीं हुआ उत्तम प्रदेश बनाने में। कितना विश्वास है आप में कि योगी राज में यूपी वाकई में उत्तम प्रदेश बनेगा और आपका शासन खत्म होने से पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की जो श्रेणी है उससे बाहर निकल के उत्तम प्रदेश बन जाए? आज तक इंडिया टुडे के पंचायत कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के बारे में राहुल जी ने जो बातें यहां पर कही हैं, मैं आप सबको इस विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता ने जो प्रचंड जनादेश दिया है और उस जनादेश के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने मुझ पर और मेरी टीम पर जो विश्वास किया है, हम लोग उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की उन अपेक्षाओं पर, उन आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे और मुझे लगता है कि 1.5 महीने में कुछ परिवर्तन तो दिखाई ही दिया होगा। आप सबने ये भी देखा होगा कि अक्सर जब मुख्यमंत्री बदलते हैं तो वह ताश के पत्तों की तरह प्रशासन को भी फेंटने लगते हैं। हम लोगों ने उसी प्रशासन से कार्य लिया है। जहां बहुत आवश्यक हुआ है, 1 महीने के बाद हम लोगों ने परिवर्तन करना प्रारंभ किया। जो लोग अपने को बदलने को तैयार नहीं थे या इस नई व्यवस्था के साथ अपने आप को फिट नहीं पा रहे थे, हम लोगों ने वहीं पर परिवर्तन करने का प्रयास किया है। क्योंकि आखिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के पूर्व हम सबको एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास का। उसी मंत्र को अंगीकार करते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का जंगल राज समाप्त होगा, समाप्त होता हुआ दिखाई भी दे रहा होगा। अगर कहीं छुटपुट घटनाएं अभी घटित हो रही हैं, जब मैं 100 दिन के इस सरकार के कार्यकाल की पूरे लेखा जोखा के साथ मीडिया के सामने आऊंगा, तो उस समय तक मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में हर बेटी, हर मां और उत्तर प्रदेश का हर व्यापारी और हर नौजवान अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नगरों में। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्यों की श्रेणी से उभारना भी हम सबकी एक चुनौती है।
हम लोग उसके लिए पूरी तैयारी के साथ कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम लोगों का मानना है कि सबसे पहली प्राथमिकता वास्तव में कानून व्यवस्था होनी चाहिए थी। हम लोगों ने उस पर अपनी कार्य योजना को पूरी तैयारी के साथ लागू करना प्रारंभ कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग एक ट्रांसफर पॉलिसी लेकर के आए हैं। पिछले 12-15 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रांसफर और पोस्टिंग जो एक उद्योग हो चुका था, अब यह कोई करने नहीं पाएगा, क्योंकि किसी अधिकारी और कर्मचारी को क्यों हटाया जा रहा है उसका कारण भी प्रत्येक मंत्री को जानना होगा, और मंत्री के साथ साथ वह मुझे भी बताना होगा कि आखिर इसको हटाने के पीछे का कारण क्या है, लोकहित इसके पीछे कितना जुड़ा हुआ है, और अन्य का कारण क्या इसका कारण हो सकता है। साथ साथ उसकी जवाबदेही भी। जो इस टीम वर्क के साथ चल सकता हो वह रह पाएगा, और अन्यथा मैं पहले ही इस बारे में विनम्र अनुरोध कर चुका हूं कि जिसको इस टीम भावना के साथ कार्य करने में अच्छा नहीं लगता है, जिसको लगता है कि ज्यादा समय तक कार्य करना पड़ रहा है, वह अगर हमारे सामने कोई दूसरा अनुरोध करेगा तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, मैं उसको घर तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था भी करवाऊंगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली हैं, किसानों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, और यहां के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी, आम जन की बुनियादी सुविधाओं के लिए भी। वीआईपी संस्कृति समाप्त होगी, सुरक्षा किसी का स्टेटस सिंबल नहीं बन पाएगा, और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को तो सुरक्षा शासन के स्तर पर कतई नहीं मिल पाएगी। जो स्वयं समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, सरकार का काम उनको सुरक्षा प्रदान करना नहीं है। वे अपने उन बुराइयों को दूर करें, समाज के साथ मुख्य धारा के साथ जोड़ करके कार्य करें, लेकिन उनको कहीं भी कानून को हाथ में लेने की छूट सरकार नहीं देगी, चाहे वह कोई भी हो। हम लोगों ने कह दिया है कि सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, न जाति के नाम पर, न मत और मजहब के आधार पर, न लिंग के आधार पर। कानून को कोई अपने हाथ में लेने का दुस्साहस करेगा तो फिर कानून पूरी शक्ति के साथ उस समय अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगा। उसके बाद फिर किसी की सिफारिश का कोई मायने नहीं होगा, और हम लोगों ने यह करके दिखाया है, आगे भी करेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान बदहाल हुआ है। जब मैं उत्तर प्रदेश के बारे में देखता हूं तो उत्तर प्रदेश, प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पाया। यहां का किसान बदहाल, उसके सामने आत्महत्या जैसे कठिन रास्ते को अपनाने का एकमात्र माध्यम बन गया था, और बहुत सारे क्षेत्रों में किसानों ने आत्महत्याएं की भी पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में। और इसलिए उसको फौरी रूप से राहत मिले, हम लोगों को एक कठिन कदम उठाना पड़ा और किसानों के कर्जों को माफ करने के लिए। यद्यपि हम लोगों का मानना है कि सरकार का कार्य, और हम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बात के लिए कहते हैं कि सरकार की कार्य पद्धति लोक कल्याणकारी होनी चाहिए, लोक लुभावन नहीं। लेकिन किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उसके जीवन स्तर को उठाने के लिए, कर्ज के बोझ से उसको फौरी रूप में राहत देने के लिए हम लोगों को उसकी किसानों के कर्ज को, फसली ऋण को माफ हम लोगों ने किया है। लेकिन साथ ही साथ उसको अस्थायी राहत देने के लिए हम लोगों ने आगे से आने वाले समय उसको उसकी उपज का दाम मिले, प्राथमिक रूप से हम लोगों ने कदम उठाए हैं। एक प्रयास किया गया है, क्योंकि अगर हमें 2022 तक किसान की आय को दोगुना करना है
तो पहले चरण में हम समर्थन मूल्य तो उसको कम से कम उपलब्ध कराएं, उसको इस रूप में आत्मनिर्भर तो करें, स्वावलंबी तो बनाएं कि वह आत्मनिर्भर होकर के समाज के सामने फिर अपनी आय को दुगना करने के लिए उस प्रकार के रास्ते अपना सकें जिसके लिए सरकार उसके सामने प्रस्ताव रख रही है। और वह कार्य हम लोगों ने किया। पहली बार उत्तर प्रदेश में 5000 गेहूं क्रय के केंद्र हम लोगों ने खोले हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अब तक हम लोग सीधे किसानों से, क्योंकि पिछले वर्ष तक आड़तियों से, एजेंटों के माध्यम से किसानों की उपज को खरीदा जाता था, उस किसान को सही दाम नहीं मिलता था। आप लोगों ने पिछले वर्ष धान क्रय केंद्रों को देखा होगा, जो थोड़े बहुत चलते भी थे तो उसमें किसान को बहुत कम राहत मिल पाती। किसान को अगर समर्थन मूल्य 1460 है तो किसान को 1200, 1100, 1000 रुपये तक मिल पाता था। हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि आरटीजीएस से किसान के खाते में सीधे पैसा जाए। गेहूं का समर्थन मूल्य 1625 है तो 1625 रुपये समर्थन मूल्य तो उसको मिले ही, उसकी लदाई और ढुलाई का 10 रुपये प्रति कुंटल अतिरिक्त सरकार उसको देगी। वह व्यवस्था हम लोगों ने लागू कर दी है और 1 सप्ताह के अंदर कहीं भी किसान का कोई पैसा रुकना नहीं चाहिए। हमारे पास बहुत सारे आड़ती आए, बहुत सारे लोग आए, उन लोगों ने कहा कि साहब पहले आड़तियों से खरीदा जाता था। हम लोगों ने कहा नहीं, किसान हमारी प्राथमिकता में है और किसान के माध्यम से हम सीधे खरीद कर रहे हैं, इसलिए 5000 केंद्र हम स्थापित कर रहे हैं। और हम लोगों को उसमें सफलता मिली। मार्केट में गेहूं का दाम समर्थन मूल्य से ज्यादा है। हम लोगों ने किसानों के सामने दोनों विकल्प रखे हैं। अगर मार्केट में आपको अच्छा दाम मिलता है, आप मार्केट में दीजिए। कहीं आपका गेहूं कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो सरकार आपका गेहूं खरीदेगी। और पहली बार यह हो रहा है कि इतने बड़े स्तर पर कार्य चला और पिछले वर्ष की तुलना में अब तक 4 गुना से अधिक गेहूं का क्रय उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न केंद्रों के माध्यम से हम लोग कर चुके हैं। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान 14, 15, 15, 16 ये सब बहुत पीछे तक चल रहा था। पिछले वर्ष अब तक 18,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी था। हम लोगों ने अब तक गन्ना किसानों के सभी गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग करवा चुके हैं। इस वर्ष 6,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं। 4,000 करोड़ रुपए जो बाकी बचा हुआ है, वो 4-5 ग्रुप बचे हुए हैं। उन लोगों से हमारी वार्ता चल रही है कि भाई बातचीत से, संवाद से समस्या का समाधान हो। इससे पहले कि सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े, आप लोग गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को स्वयं कर लें और सरकार आपको जो भी मदद आपको लेनी है, सरकार उसमें आपके साथ मदद करने को तैयार है। पहली बार प्रदेश में आलू किसानों के लिए आलू का समर्थन मूल्य घोषित हुआ और आज मुझे प्रसन्नता है कि जो सरकार का समर्थन मूल्य उससे अधिक दाम पर मार्केट में किसान अपना आलू बेच सकता है। कुछ क्षेत्रों में समस्याएं थी, हम लोगों ने उसका भी समाधान किया। प्रदेश के अंदर किसान को समय पर बीज मिले, उसके खेत को समय पर पानी मिले, बाढ़ से बचाव के लिए उपाय किए जाएं। 12 वर्ष में पहली बार बाढ़ बचाव से संबंधित कोई बैठक कोई मुख्यमंत्री इस बार कर पाया है। 12 वर्ष तक बाढ़ बचाव के लिए कोई बैठक नहीं हो पाई उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके लिए क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, प्रबंधन की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कभी नहीं हो पाई। हम लोगों ने इस पर कार्य करना प्रारंभ किया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर पलायन की स्थिति न हो। यहां का नौजवान पलायन करता है क्योंकि रोजगार की स्थिति नहीं, कोई पूंजी निवेश करने को तैयार नहीं, सुरक्षा का वातावरण नहीं था, सड़कें अच्छी नहीं थी, बिजली नहीं थी। प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि वीआईपी संस्कृति को समाप्त किया जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश के अंदर विद्युत वितरण के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने कदम उठाए हैं। केवल 4 और 5 जिलों में बिजली नहीं मिलेगी। प्रदेश के 75 जिले हैं, सभी जिलों में विद्युत का समान वितरण होगा। और हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन उत्तर प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को और बुंदेलखंड को 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने 18 घंटे की विद्युत की अनवरत व्यवस्था प्रारंभ की है। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी व्यवस्था की है कि जिन क्षेत्रों में वह ग्रामीण क्षेत्र हो या तहसील मुख्यालय हो, अगर वहां पर लाइन लॉस कम होगा तो लाइन लॉस जो 10% से नीचे लेके आएंगे, वहां पर हम विद्युत की आपूर्ति 24 घंटे अनवरत जारी कर देंगे, बशर्ते लोग वहां पर सहयोग करें। और यह कार्रवाई लगातार वहां पर हम लोगों की चल रही है।
प्रदेश में पूंजी निवेश के लिए वातावरण बने, अच्छी सड़कें चाहिए। हम लोगों ने उसके लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी जो भी 4-5 एजेंसियां उस पर कार्य कर रही हैं, वे उस लक्ष्य को समय से प्राप्त करेंगे। यहां पर पूंजी निवेश का एक नया वातावरण पैदा हो रहा है। उद्योगपतियों ने आना प्रारंभ किया है। जो लोग उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग रहे थे, वे वापस आना चाहते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई औद्योगिक नीति के साथ आना चाहते हैं। उस पर एक मंत्रिमंडलीय समूह बैठ करके कार्य कर रहा है। बहुत शीघ्र हम उसको कैबिनेट में लेकर के आएंगे। उत्तर प्रदेश में व्यापक पूंजी निवेश करेंगे। आने वाले 5 वर्ष में प्रदेश के अंदर 70 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने की एक कार्य योजना पर यहां पर हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। नई खनन नीति के साथ हम लोग सामने आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता था कि प्रदेश में खनन के माध्यम से राज्य सरकार को जितना राजस्व नहीं मिलता था, पूर्ववर्ती सरकारों में खनन मंत्री के पास उससे ज्यादा की संपत्ति हो गई थी। लेकिन इन सब को हम लोग रोक लगा रहे हैं। हम लोगों ने सारी व्यवस्था में ई टेंडरिंग कर दी है। जितने ठेके होंगे, 1 लाख से ऊपर के जितने भी ठेके होंगे, जितने भी कार्य होंगे, ई टेंडरिंग के माध्यम से होंगे। खनन के पट्टे होंगे, हम सैटेलाइट मैपिंग से उसको जोड़ेंगे, ई टेंडरिंग के माध्यम से उसको करेंगे। हर जिले स्तर पर जहां पर खनन है, वह प्रदेश में राजस्व बढ़ोतरी में सहयोग तो करते थे, लेकिन स्वयं गरीब के गरीब रह जाते थे। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हम लोगों ने उन जिलों को बनाने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी है और हम इस बात को कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम विकास की एक नई अवधारणा को स्थापित करेंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को के पलायन को रोकेंगे। कल आप लोगों ने एक रेटिंग देखी होगी स्वच्छता के मानक के रूप में। उत्तर प्रदेश के 100 स्वच्छ, देश के अंदर 100 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश में केवल एक शहर वाराणसी आया 32वें क्रम में। और देश के जो 100 सबसे गंदे शहर हैं, उनमें 52 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। हम लोगों ने आज इसकी बैठक की है, एक कार्ययोजना तैयार की है। स्पष्ट रूप से मैंने अपने सभी माननीय मंत्रियों से इस बात को कहा है कि अपने अपने जिन जिलों के वे प्रभारी मंत्री हैं, उन जनपदों में वे जाएं। स्वच्छता अभियान और उत्तर प्रदेश को खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त करने के इस अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में आप लोग आगे बढ़ें। और यह कार्य हम लोगों का कल से प्रारंभ हो रहा है। कल लखनऊ में 4 स्थानों पर एक कार्यक्रम प्रारंभ होगा। एक स्थान पर मैं स्वयं भी जाऊंगा। परसों में कानपुर में रहूंगा। कानपुर में भी उन क्षेत्रों में हम लोग जाएंगे, मलिन बस्तियों में या फिर कूड़ा प्रबंधन के क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पिछड़ने के पीछे एक ही कारण भी रहा है। आज इसकी एक विस्तृत बैठक हम लोगों ने ली है और उसके बारे में सारे जो भी मिनट उसके तैयार हुए हैं, उसके बारे में जानकारी भी हमारे जो प्रवक्ता होंगे सरकारी, वे आपको उपलब्ध कराएंगे ही। लेकिन हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 2017 तक प्रदेश के अंदर 30 जनपदों को हम लोग पूरी तरह ओडीएफ घोषित करेंगे और 2 अक्टूबर 2018 तक उत्तर प्रदेश के सभी जनपद पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त हो चुके होंगे। और उत्तर प्रदेश के बाद स्वच्छता अभियान के अंदर अगले वर्ष जब कोई एक नई रेटिंग तय होगी, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 100 में से कम 50 जनपद उत्तर प्रदेश के, 50 शहर उत्तर प्रदेश के अवश्य होंगे। हम लोगों की जो कार्रवाई चल रही है एक सकारात्मक दिशा में है। हमारी इस कार्रवाई में कहीं नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने शुरू में इस बात को कहा है कि हमारी दिशा एक सकारात्मक दिशा में, एक रचनात्मकता की ओर है। जो भी हमें रचनात्मक सहयोग देगा, हम उसका सहयोग लेंगे। हर एक का सहयोग लेकर के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। मैं यहां पर बैठे हुए सभी जो हमारे वरिष्ठ नागरिकगण हैं, विशिष्ट जन हैं, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए बंधुगण हैं और
खासतौर से मीडिया से भी इस बात को मैं अपील करूंगा कि स्वच्छ भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी की इस अभियान में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर आए, इसके लिए हम लोग सहयोग चाहेंगे। एक व्यापक अभियान के रूप में हम इसको उत्तर प्रदेश के अंदर लेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर हर गली को, हर मोहल्ले को हमारी एक टीम हमारे नगर विकास मंत्री के नेतृत्व में गोवा, बेंगलोर और नागपुर का दौरा भी करने के लिए बहुत शीघ्र जाने वाली है, जो वहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से, क्योंकि अभी हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती क्या है, वह चुनौती होती है कि हम कूड़े को इकट्ठा करके एक स्थान पर रख तो देते हैं, लेकिन उसका निस्तारण प्रॉपर हो सके इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। उस कूड़े का निस्तारण हो, इस दिशा में कुछ ऐसे प्रयास प्रारंभ हुए हैं जो बहुत शुभ हैं कि उसको जो कूड़े को निस्तारण करने वाली कोई संस्था जब उस पर कार्य करे तो उस बात को ध्यान में रख करके कार्य करे कि कूड़ा निस्तारण वह डोर टू डोर तो कर ही सके, उस कूड़े से कंपोस्ट बनाने और उसको एनर्जी में बदलने के लिए पावर जनरेट उसके माध्यम से कैसे कर सकें, एक दिशा में। दूसरा, मैं गोमती रिवर फ्रंट का निरीक्षण करने के लिए गया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसी कार्य पद्धति है। 660 करोड़ रुपए की लागत से योजना प्रारंभ होती है कि 660 करोड़ में पूरी योजना संपन्न हो जाएगी गोमती रिवर फ्रंट की, लेकिन उसमें 1437 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अब तक आधा अधूरा कार्य पड़ा हुआ है। मैंने जब उस योजना से जुड़े हुए अधिकारियों से पूछा कि जो लखनऊ के जितने भी आप ड्रेनेज है, जो सीवेज है, जितने नाले आ रहे हैं, इनको टेप करके आप कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे? उन्होंने कहा साहब यहां से आगे ले जाकर फिर गोमती में डाल देंगे। उनके पास कोई योजना नहीं। मैंने कहा भी गोमती जी तो गंगा जी की सहायक नदी है, जौनपुर के पास यह गंगा जी में मिलेगी, ये सारा गंदा पानी फिर गंगा जी में जाएगा, तो फिर नमामि गंगे परियोजना का क्या होगा? उनके पास कोई योजना नहीं। मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि हम लोग एक ऐसी योजना गोमती के लिए बनाने वाले हैं कि लखनऊ का जितना भी ड्रेनेज है, जितना सीवेज है, यह हम इससे पहले एक सामान्य सा वो बना लेते थे कि जहां भी हम इस प्रकार का प्रोजेक्ट लगाएंगे वहां पे कोई एसटीपी स्थापित कर देंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा देंगे। लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने में एक बार तो आप पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रनिंग कॉस्ट आएगा, उस पर जो पैसा खर्च होने वाला है, वो कौन खर्च करेगा? अक्सर एसटीपी लगाए तो जाते हैं, उसके बाद चलाए नहीं जाते, वे केवल वहां पे 100 पीस बन जाते हैं। हम लोगों ने कहा ऐसी योजना तैयार करिए कि यह ऊर्जा जनरेट कर सकें, अपने स्वयं के रनिंग खर्च को तो निकाल ही सकें, साथ साथ यह लखनऊ नगर निगम या जो भी लखनऊ विकास प्राधिकरण जो भी इसको संचालित करेगा उसकी आय में भी वृद्धि कर पाएगा, तो ये लोग आसानी से इसको चलाएंगे भी और दीर्घकाल तक ये योजनाएं यहां लखनऊ के लोगों की सेवाएं कर भी पाएंगी। और उसको हम बहुत शीघ्र इसको करेंगे। ये सारा जितना भी कचरा निकलेगा लखनऊ का, यह गोमती में वापस नहीं गिरेगा, हम उसको एनर्जी में बदलेंगे। लखनऊ में चाहे वह नगर निगम हो, चाहे वह विकास प्राधिकरण हो, इसकी आय में भी वृद्धि करेंगे और इस कार्य को हम गंगा जी के किनारे चलने वाले जितने भी ऐसे उद्योग होंगे, जितने भी ऐसे नगर होंगे, उन सब पर उस पर बृहद स्तर पर हम इसको लागू करने जा रहे हैं। गंगा जी के किनारे 1685 गांव पड़ते हैं, 15 जनपद पड़ते हैं। हम लोग 15 मई तक उन 1685 गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने वाले हैं। युद्ध स्तर पर हमारे कार्यक्रम वहां पे चल रहे हैं और आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश को एक स्वच्छ उत्तर प्रदेश, एक समर्थ उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आप सबके सहयोग की अपेक्षा के साथ यहां पर मैं उपस्थित हुआ हूं। मुझे विश्वास है कि आप सबका सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त होगा। धन्यवाद। योगी जी, जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं तब से 2-3 चीजों की चर्चा है। एक तो ये कि आप सुबह सुबह 3 बजे जग के 7 बजे से मीटिंगों का दौरा शुरू कर देते हैं।
कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने शिकायत भी की कि 7 बजे 8 बजे आप मीटिंग शुरू करते हैं और रात को 12, 1, 2 बजे तक आपकी मीटिंग चलती रहती है। क्या ये शुरुआती जोश है या आपको लगता है कि इसी रफ्तार से पूरे 5 साल आप काम कर पाएंगे? देखिए, हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है। मैं तो शुरू से ही मेरी जो दिनचर्या है उस प्रातः 3:30 बजे से प्रारंभ हो जाती है। मैं गोरखपुर में रहता था तो गोरखपुर में मेरे पास गौशाला थी, गोरखपुर में मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ थे, तो वहाँ मुझे अपने समय को खर्च करना पड़ता था। लखनऊ में गौशाला नहीं है, लखनऊ में मेरे पास कोई इस प्रकार का मंदिर नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से अगर पूरे प्रदेश को ही मंदिर बनाने और एक पवित्र स्थल के रूप में बदलने के लिए मुझे जो अवसर मेरी पार्टी ने दिया है, उस ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए हम लोग लगा रहे हैं और मेरी पूरी टीम लगा रही है। दूसरा, आपने कहा कि जितने भी गंगा जी के किनारे गांव हैं उनको 15 मई तक हम शौच मुक्त कर देंगे। आपने इसी तरीके से एक घोषणा की कि जितने भी उत्तर प्रदेश में गड्ढे हैं उनको आप 15 जून तक भर देंगे। अब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे, बहुत हमने दौरा किया यूपी का, सर यहाँ पे बहुत गड्ढे हैं, ये 1.25 महीने में भर देंगे आप? बिल्कुल भरेंगे। कैसे भरेंगे? आप देखते रहिए, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि अगर 15 जून तक नहीं भरे गए तो कैमरा लेके आज तक की टीम घूमेगी, रियलिटी चेक करेगी, पूरा घूमे। मैं चाहूंगा कि इसको अभी से प्रारंभ करना चाहिए आपको, क्योंकि ये प्रचार का माध्यम बनेगा, जन जागरूकता का एक सशक्त माध्यम बनेगा। हम लोग तो चाहते हैं कि आप जैसे लोग अगर सामने आ जाएं अभी से, तो हम लोगों को एक अवसर मिलेगा, क्योंकि हर जगह मैं नहीं जा सकता, हमारे दोनों डिप्टी सीएम नहीं जा सकते, हमारे हर मंत्री हो सकता है कि हर दिन हर रोड पर नहीं जा सकते, हमारे एमएलए हो सकता ना जा सकें। आपकी टीम जाकर के हमारा ध्यान आकर्षित, देखिए हम मीडिया के द्वारा जो कुछ कहा जाता है हम उसकी जांच करके और उस पर कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। मैं प्रतिदिन हर चैनल में कौन सी न्यूज आ रही है मैं उनको सबको छंटवाता हूं और फिर सायंकाल फिर उसके बारे में पूछता हूं संबंधित विभागों से कि वे क्या न्यूज है, कैसे आया है। अगर आप इस ओर ध्यान आकर्षित करेंगे मुझे प्रसन्नता होगी। खासतौर से हमारे सामने चैलेंज है, हम कार्य तो करेंगे लेकिन वो क्वालिटी के साथ हो सके, इस दिशा से आपका सहयोग अपेक्षित होगा। और अभी से कैमरा प्रारंभ हो जाए तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। योगी जी, हम आपको बताएं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों में, देश भर में तो लोग आपको लाइव देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों में हमारे एंकर्स, हमारे रिपोर्टर्स हैं जो कि वहां की जनता के साथ आपके इस भाषण को, आपके सवाल जवाब के सिलसिले को सुन रहे हैं। और हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, हर इलाके के लिए आपका क्या विजन है, क्या प्लान। तो सबसे पहले आप ही के घर गोरखपुर चलते हैं, वहां पे हमारी संवाददाता मीनाक्षी खंडवाल है, उनके साथ गोरखपुर की जनता है। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि गोरखपुर में एन्सेफेलाइटिस की दिक्कत रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट की दिक्कत रही है। ये देखिए, ये है गोरखपुर देखिए मुस्कुरान आ गई आप। शुक्रिया राहुल आपका। बताइए मीनाक्षी कि वहाँ के लोगों की क्या उम्मीद है? जी राहुल शुक्रिया। योगी आदित्यनाथ जी। राहुल शुक्रिया। जी राहुल, यहाँ पर हम आपको बता दें कि गोरक्षनाथ पीठ से इस जगह की हमेशा पहचान रही है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर से पूरे देश में अपनी एक पहचान बना चुके हैं। और ये कहा जाता है अक्सर कि आपके जो घर के लोग होते हैं, आपका जो परिवार होता है, वो आपका सबसे बड़ा क्रिटिक होता है, सबसे बड़ा आलोचक होता है। 1.25 महीने का वक्त नई सरकार को बीत गया, ऐसे में घर के लोग क्या सोचते हैं यही जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे। और जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये है दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। और ये खास इसलिए भी है क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ आए थे तो सबसे पहले इसी जगह पर उनका सम्मान किया गया। और एक बार फिर जनता इस वक्त हमारे साथ है, आपके मुख्यमंत्री आज तक के मंच पर मौजूद है, तो हम चाहेंगे कि आप जी सर, आप देख रहे हैं आज तक के मंच पर, आपने अभी पूरी स्पीच भी सुनी उनकी, क्या उनका रोड मैप है पूरे कार्यक्रम के लिए। मुझे ये बताइए कि 1.25 महीने के इस वक्त को आप किस तरह से आंकते हैं और घर का व्यक्ति कितने नंबर देता है? बस ये कहूंगा कि एक नए सूरज का अभ्योदय है और हम अपने सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10 क्या, उससे भी ऊपर हो तो दें। यह सौभाग्य है गोरखपुर का और यहाँ की जनता का कि अपने नए सूर्य का हम प्रणाम करें और ताली एक बार दुआ जोरदार इनका स्वागत करें। यहाँ पर हमने काफी सारे लोगों को बुलाया है, समाज के अलग अलग वर्गों से लोग हमारे साथ पहुंचे हैं, कुछ लड़कियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। लड़कियों से शुरुआत मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एंटी रोमियो स्क्वाड ये एक ऐसी पहल थी जिसका लोगों ने स्वागत भी किया, तो कई जगह पर ये सवालों के घेरे में भी आई।
अभी रात के आप लगा लीजिए 7:35 का वक्त हुआ है, आपको घर अकेले जाना होगा। आप डर महसूस करती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं? कैसा है अब आपका? पहले से काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं। डेफिनेटली एंटी रोमियो के बाद कुछ अच्छे चीज़ें आई हैं। योगी आदित्यनाथ सर के यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने काफ़ी अपने आप को प्राउड महसूस किया कि डेफिनेटली हम लोग के यहाँ से ही कोई ऐसा इंसान जो हमारे लिए कुछ सोचता है वो वहाँ तक पहुँचे, तो डेफिनेटली हम लोग महसूस करते हैं कि सेफ है। और आगे के दिन में भी ऐसा कुछ हो चाहते हैं कि लड़कियाँ सेफली घर जा पाएँ, लड़कियाँ सेफली कोई भी काम करती है तो नाइट में घर जाने समय में उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इवन गार्जियन भी सेफली ऐसा महसूस करे कि हाँ मेरी बेटी अकेले आ रही है। तो शुक्रिया मीनाक्षी। हमें गोरखपुर में, तो ये थी गोरखपुर की बात, जहाँ पे आदित्यनाथ वहाँ पे तो आपको 10 में से 20 नंबर दे रहे हैं, लेकिन आपका गृह है तो लाजमी तौर पे जनपद में आपको ऐसे ही लोग वहाँ पे पसंद भी करते हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड का जिक्र हुआ, और एंटी रोमियो स्क्वाड में जहां महिलाओं की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, वहीं हमने ये भी देखा कि कुछ कुछ जगह पे जहां पति पत्नी साथ में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अपनी स्वेच्छा से साथ में है, भाई बहन साथ में है, वहां पर भी पुलिस ने आके दंड बैठक करा दी, उठक बैठक करा दी। तो इसको आप कैसे रोकेंगे? देखिए, एंटी रोमियो स्क्वाड की आवश्यकता उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए थी और वो आज भी है, वो आगे कार्य करेगा। लेकिन स्क्वाड के गठित करने के साथ ही हम लोगों ने उसके लिए गाइडलाइन भी तैयार कर दी थी, और मैंने तत्काल अधिकारियों की बैठक में इस बात को कह दिया था कि एंटी रोमियो स्क्वाड मंचलों और सौदे किस्म के जो आवारा लड़के हैं उन पर लागू होगा, उन पर कार्य करेगा। अगर सहमति से कहीं पर दो मित्र बैठे हुए हैं या सड़क पर दो मित्र साथ चल रहे हैं, हो सकता है अगर एक कोई लड़का लड़की है, वो भाई बहन भी हो सकती हैं, उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेगा। एंटी रोमियो स्क्वाड का जो कॉन्सेप्ट था वो इस बात के लिए था कि बालिकाओं के विद्यालय के बाहर, किसी सार्वजनिक स्थल पर, भीड़ भाड़ वाले स्थल पर हमारी महिला कांस्टेबल सादी वर्दी में जाकर के उसका परीक्षण करेगी, और वहां पर उसके इर्द गिर्द जो है बाकी अन्य हमारे जो पुलिस के कर्मी होंगे वे तैनात रहेंगे। अगर कोई भी इस प्रकार का सौदा किस्म का मंचला वहां पर उनके साथ छेड़खानी करता है या किसी प्रकार की चीटिंग करता है, होटिंग करता है, तो उस पर एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय होकर के कार्रवाई करेगा। देखिए, हम लोगों ने इसमें लगभग 15,000 कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर की। 15,000 में से लगभग 14,000 के आसपास लोगों को पकड़ करके और उनके अभिभावकों के हवाले किया गया। 500 के आसपास ऐसे लोग थे जिन लोगों को चेतावनी देकर के वहीं पर छोड़ा गया, और 500 मामलों में हम लोगों को कार्रवाई करनी पड़ी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। यह अभी भी चलेगा, और मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान मैंने इस बात को महसूस किया। हम लोग जाते थे परिवार में, कहीं अगर बैठना होता था तो वहाँ की बेटियां, घर की बेटियां इस बात को कहती थीं, घर की माताएं इस बात की शिकायत करती थी कि बालिकाएं विद्यालय नहीं जा पा रही हैं, इस प्रकार की स्थिति है। तो उस समय फिर हम लोगों ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात का उल्लेख किया कि नहीं, एंटी रोमियो स्क्वाड उत्तर प्रदेश के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार की अराजकता है इसमें हम लोगों को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ मामलों में इस प्रकार की गलतियां अवश्य पुलिस से हुई थी, लेकिन उस मामले में हम लोगों ने कार्रवाई भी की कि गाइडलाइन का उल्लंघन जिस भी पुलिसकर्मी ने, अधिकारी ने किया है, वहां पर तत्काल कार्रवाई भी ऊपर के अधिकारियों ने उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ की जिन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड का दुरुपयोग किया। जब हमने आज तक इंडिया टुडे पे कहा कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ आने वाले हैं, हमने कहा कि फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए लोग सवाल भेजें, तो ढेरों सवाल आए। उनमें से मैं कुछ सवाल लेना चाहता हूं। शादाब मुश्तबा ने सवाल ये पूछा कि जो बिल्डर्स हैं उत्तर प्रदेश के, खासतौर से एनसीआर के रीजन में, वहां पे लाखों लोगों के लाखों रुपए ये लेके बैठे हैं, मध्यम वर्गीय फैमिलीज हैं, और साल साल देर, बहुत साल हाउस नहीं दे रहे हैं, वो घर नहीं बना के दे रहे हैं। उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? देखिए, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है, 1 मई से वो प्रभावी हो गया है। हम लोगों ने उसके लिए एक अथॉरिटी नियुक्त भी कर दिया है। बहुत जल्दी हम लोग उसके रेगुलेशंस लागू करने वाले हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बायर्स मेरे पास आए थे। मैंने वहाँ के अधिकारियों को इस बारे में कहा कि एक बार बातचीत करके जितने भी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उन सबसे बातचीत हो जाए, और उनसे इस बात के लिए कहा जाए कि उन्होंने जिस एग्रीमेंट के तहत बायर से पैसा जमा कराया है वे उसका पालन करें, और उनकी समस्याएं क्या हैं उनको आप नोट करके सरकार को अवगत कराएं,
अगर वह समय पर कार्रवाई नहीं करेंगे, समय पर उनकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, उनकी संपत्तियों को जब्त करेगी और बायर्स के हित में जितने भी कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उसके बाद उठाएंगे। लेकिन एक बार हम बातचीत से इस समस्या का समाधान करना चाहेंगे। हम लोग सबसे पहले गोरखपुर गए, अब हम आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र वाराणसी। वाराणसी में हमारे साथ सुजीत झा हैं। अरे वाह, खूबसूरत लग रहा है वाराणसी का ये दृश्य। और सुजीत जी बताइए कि वाराणसी के लोगों को क्या उम्मीदें हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए, वाराणसी के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और हम लोग वाराणसी में मौजूद हैं, रानी लक्ष्मीबाई के जन्मस्थली से सीधे लाइव। बहुत सारे लोग यहाँ पर समाज के विभिन्न तबकों के लोग मौजूद हैं और सवाल करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से। चूंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो आशाएं पहले से ही काफी ऊंची है और मुख्यमंत्री के आने के बाद ये आशाएं और बढ़ गई हैं। लोग कुछ बेसिक सवाल है। हालांकि एक खुशखबरी ये भी है कि शहरी विकास मंत्रालय ने जो सर्वे जारी किया है उसमें बनारस को यूपी में सबसे साफ सुथरा शहर माना गया है। तो ये अपने आप में काफी आश्चर्यजनक है। बनारस को देखते हुए लोग खुश भी हैं, सवाल भी उठा रहे हैं। हम लोगों से सवाल जानना चाहेंगे। आप बताइए कि बनारस की मूल समस्या, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसके बावजूद अभी किन समस्याओं से जूझ रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पे सबसे मुख्य बात यह है कि जो आईपीडीएस के काम हो रहे हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 महीने के अंदर गड्ढे भर देंगे। यहाँ बनारस जो है गलियों का शहर है। आईपीडीएस के जो कार्य हो रहे हैं यहाँ पे लगातार शिकायत भी किया जा रहा है, मंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन कंप्लायंस तो हो रहा है, कंप्लेन तो हो रहा है, लेकिन कंप्लायंस नहीं हो रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि जो आईपीडीएस के काम है उस काम में तेजी लाए, क्योंकि आने वाला जो नगर निगम का चुनाव उसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं अपने भावी मुख्यमंत्री को जो है उनको मैं बनारस की तरफ से, मैं कांग्रेस का पार्षद भी हूँ, लेकिन मैं उनको 10 में 10 नंबर देना चाहता हूँ। इसी तरह ये आईपीडीएस का काम जो 1.5 ऐसे कांग्रेसियों का क्या फायदा बताइए, वो आपको 10 में 10 नंबर दे रहा है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है राहुल गांधी के लिए। जी सुजीत जी, एक और जल्दी से। जी, हम ये कहना चाहेंगे कि जो ये सवाल लोग यहाँ ये भी उठा रहे हैं कि जो बनारस का स्वरूप है गलियों का, वो उसको अक्षुण्ण रहने दिया जाए, उसमें कोई परिवर्तन न हो। इसके बारे में आप बताइए क्या कहना चाहिए? देखिए, बनारस एक आध्यात्मिक और जो है कि सांस्कृतिक नगरी है, जहाँ पे बाबा विश्वनाथ, माता गंगा जी हैं। तो निश्चित है कि 1 से 1.5 लाख प्रवासी लोग यहाँ पे दर्शन के लिए, और 5-5 यूनिवर्सिटियां यहाँ पे हैं, तो काफी मात्रा में बाहर के लोग 1 से 1.5 लाख लोग आते हैं। अब जब तक पूरे भारत में समग्रता से फैलेगा नहीं कि स्वच्छ भारत, सबके अंदर, सबके विचार में कोई भावना नहीं आएगी कि हमको कैसे अपने देश को स्वच्छ रखना है, तब तक वो चीजें थोड़ी कठिन है। दूसरी चीज, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि थोड़ी लाइन ऑर्डर को और टाइट करें, क्योंकि अभी भी पिछली व्यवस्था की तरह यहाँ के अधिकारीगण और यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं वो अपनी। ये बेहतर सवाल इन्होंने पूछा कि आप तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कीजिए, टाइम पे आइए, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पुलिस फोर्स है, जो बाबू लोग हैं, उनकी एक इमेज है, बहुत सालों से बनी है इमेज। आपको लगता है कि आपके महज कहने से कि कल से घूस मत लो, भ्रष्टाचार बंद करो, हो जाएगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा और परिवर्तन दिखाई भी दे रहा होगा। मुझे लगता है कि उसको महसूस किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में पुलिस में काफी भर्तियां की जानी हैं। पिछली सरकार की कार्यपद्धति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक लगाई थी। हम लोगों ने अपने नए प्रारूप को सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार किया। हम आने वाले 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 1,30,000 पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों की भर्ती करने वाले हैं, एकदम पारदर्शी व्यवस्था के साथ। उत्तर प्रदेश के अंदर हम मौजूदा व्यवस्था में भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, लेकिन जब 1,30,000 ये अतिरिक्त भर्तियां होंगी, मुझे लगता है कि वह कानून व्यवस्था की स्थिति को और भी सुदृढ़ करने में सहयोगी बनेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों के अच्छे और लोक कल्याणकारी कार्यक्रम में न्यायपालिका ने भी उसमें सपोर्ट किया है, खासतौर से भर्ती के मामले में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कतई पहले तैयार नहीं था। पिछली एक सरकार की कार्यपद्धति को देखते हुए हम लोगों ने पहले ही शपथ पत्र में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हमें अपनी सहमति दी
और उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली। पहले चरण में हम लोग 30,000 पुलिस के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। अन्य जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में भी हम लोग प्राथमिकता के आधार पर उसको लेंगे और हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। आप देखिए, आप सब, मुझे लगता है कि एक सकारात्मक रुख रखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। अगला सवाल मैं फेसबुक से लूंगा। मनीष कुमार ने सवाल पूछा है कि क्या एक तरफ देखा जाए कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो कामयाब उद्योगपति हैं उनकी श्रेणी में इस वक्त बाबा रामदेव सबसे तेजी से उन्हीं की कंपनी की वृद्धि हो रही है। देखा जाए नेताओं की श्रेणी में आप हैं, तो वो कह रहे हैं कि क्या योगी युग शुरू हो गया है। क्या अपने बच्चों को अगर जिंदगी में कहीं पहुंचाना है तो पहले कहते थे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, अब कहेंगे कि योगी बना दो, फिर ही कहीं पहुंचोगे जिंदगी में। एक अच्छा सवाल उनका है और मैं स्वयं बहुत पहले से इस बात के लिए चिंतित था कि देश के अंदर संतों, सन्यासियों और योगियों की परंपरा कुछ कम होती जा रही थी। तो परिवार का हर सदस्य, हर परिवार अगर अपने एक एक सदस्य को हमारे साथ भेज देगा तो हमारी वो कमी पूरी हो जाएगी। और दूसरा, हम लोगों को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रारंभ करनी चाहिए। एक निष्काम कर्मयोगी के रूप में जिस प्रकार से देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य उनके द्वारा हो रहा है, और एक निष्काम कर्मयोगी देश के प्रधानमंत्री जी भी हैं और योग ऋषि के रूप में बाबा रामदेव जी ने भी जो कार्य प्रारंभ किया, सन्यास की उस अवधारणा को बदला है कि सन्यास का मतलब कटोरा लेकर के घूमना नहीं, बल्कि स्वावलंबन है, आत्मनिर्भरता है, समाज के सामने एक अच्छी स्थिति पैदा कर देना है। और वह कार्य बाबा रामदेव जी कर रहे हैं। मुझे मेरी पार्टी ने अवसर दिया है उत्तर प्रदेश के लिए, और मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए जो कुछ भी हो पाएगा हम लोग करेंगे, हमारी पूरी टीम करेगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली दफा आपसे इंटरव्यू हो रहा है, बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री बनने से पहले भी मैंने आपकी कई दफा सीधी बात की। उस सीधी बात में और आज के योगी आदित्यनाथ में जमीन आसमान का फर्क है। तब एक तेज तरार, अग्रेसिव, एकदम दूसरे पे हावी होने वाले योगी आदित्यनाथ, अब आप आराम से मुस्कुरा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं योगी जी आप। देखिए, मैं बदला हुआ नहीं हूं, मैं तो जो पहले था वही आज हूं। जो मेरी कार्य पद्धति पहले थी वही आज भी है। पहले गोरखपुर के बारे में सोचता था, आज पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में सोच रहा हूं। स्वाभाविक रूप से जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उस जिम्मेदारी के अनुरूप कार्य करने का प्रयास कर रहा हूं। आपको लगता नहीं कि जब हम उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आक्रामकता तो है, बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा है। एंटी रोमियो स्क्वाड ने जब कार्य करना प्रारंभ किया बहुत सारे लोगों को बुरा लगा। अवैध बूचड़खानों को रोकने के लिए जब कार्रवाई प्रारंभ हुई बहुत सारे लोगों को बुरा लगा। तो क्या बिना आक्रामकता के साथ इस कार्रवाई हो सकती थी? हम लोगों ने किया, बेझिझक किया, और आगे भी प्रदेश की बेहतरी के लिए जो होगा हम कोई भी कदम उठाने में कोई हिचक नहीं करेंगे। जब चुनाव का कैंपेन हो रहा था, आप, चूंकि हमने कैंपेन कवर किया, हम देख रहे थे कि जगह जगह पे बीजेपी के नेता कह रहे थे उत्तर प्रदेश भर में कि योगी आदित्यनाथ को भेजिए, जो काफी डिमांड थी आपकी कैंपेन के दौरान। क्या उस वक्त आपके जहन में था कि अगर चुनाव जीते तो मेरा बनता है सीएम बनना, क्योंकि यूपी का सबसे लोकप्रिय नेता मैं ही हूं? कब आपको लगा कि यूपी के सीएम आप बन सकते हैं? सोचा था बनेंगे? देखिए, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था और न कभी मेरी इस प्रकार की कोई अभिलाषा थी, न मैंने कभी आवेदन किया। हां, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अक्सर कार्यक्रमों के दौरान हम लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी देते थे। अलग अलग क्षेत्र में हम कैसे कार्य कर सकें इसके बारे में अक्सर उनके द्वारा कहा जाता था। और मैं तो लोक विधानसभा चुनाव परिणाम के तत्काल बाद मुझे कुछ बाहर के कार्यक्रम करने थे और मैं स्वयं 3 महीने हम लोग
इतने व्यस्त थे कि एक बार इच्छा हुई कि भाई एक सप्ताह के लिए हम लोगों को थोड़ा बाहर जाना चाहिए, और संजोग से मुझे वह अवसर मिला। हमारी विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का फोन मेरे पास 4-5 मार्च के आसपास आया था। उन्होंने कहा कि पोर्ट ऑफ स्पेन में एक कार्यक्रम है, संसदीय दल को वहां जाना है, और अगर आप जाना चाहेंगे तो मैंने जो सोचता था कि 6 को इलेक्शन कैंपेन संपन्न होकर के निकल जाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 14 को जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा है, 11 को रिजल्ट आएगा, 14 को मैं बाहर चला जाऊंगा। तो मुझे एक सप्ताह के लिए बाहर जाना था। मैंने उसके लिए आवेदन भी कर लिया। मेरा पासपोर्ट जमा हो गया था, लेकिन पीएमओ से वापस हो गया। 10 को जब पीएमओ से मेरा पासपोर्ट वापस हुआ तो विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुझे अवगत कराया कि आपकी जगह दूसरे सांसद जाएंगे। तो मुझे थोड़ा निराशा हुई। मैंने कहा यार, पिछले 3 वर्ष से मुझे 3 बार अवसर मिले, लेकिन 2 बार तो मैंने स्वयं मना किया। अच्छा होता कि मैं स्वयं ही मना कर देता पहले। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट, मुझे उसी दिन गोरखपुर आना था, मैं जब एयरपोर्ट पहुंचा तो हमारे विदेश मंत्री जी का फोन आया। कहा योगी जी, पीएमओ ने स्वयं मना किया है कि नहीं, प्रधानमंत्री जी का कहना है कि कल परिणाम आने वाले हैं और उनकी आवश्यकता यहां रहेगी, इसलिए उनको मत भेजिए, कोई दूसरे को भेजिए। तो मैं गोरखपुर चला आया। होली के दिन गोरखपुर में अनेक कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में मेरी सहभागिता होती है। तो उन कार्यक्रमों में रहने के बाद मैं 14-15 को दिल्ली फिर पहुंचा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में, इलेक्शन के तत्काल परिणाम के बाद मैं किसी भी नेता से मिला नहीं था, लेकिन संसदीय दल की बैठक में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में हैं? मैंने कहा हाँ, मैं दिल्ली में हूं। तो उन्होंने कहा कि कैसे आपसे मुलाकात, तो आप कब आ सकते हैं? मैंने कहा आप जब बताएं। प्रातःकाल संसदीय दल की बैठक 9:30 बजे से हमारी थी, लगभग 10:15 बजे मीटिंग समाप्त। उन्होंने कहा कि अगर आप अभी आ सकते हैं तो आ जाएं। थोड़ा गए, सामान्य बातचीत हुई, परिणामों की समीक्षा हुई। उसके बाद फिर मैं वापस आया। अगले दिन मैं गोरखपुर 17 को गोरखपुर चला गया। सायंकाल उनका फोन आया अध्यक्ष जी का कि आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं तो गोरखपुर में हूं। अरे आप गोरखपुर चले गए, आपसे बातचीत करनी थी। मैं असमंजस में था कि कल सुबह तो मेरी बात हुई ही है। तो मैंने कहा अध्यक्ष जी, फोन पे आप बता दीजिए क्या होता। उन्होंने कहा नहीं, आप दिल्ली आइए। मैंने कहा दिल्ली? इस समय तो न यहाँ से कोई फ्लाइट है, न कोई ट्रेन है। अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है, आप वहां रहिए, कल सुबह मैं एक चार्टर्ड भेज रहा हूं, आप उससे आ जाइए। तो जब मैं दिल्ली पहुंचा तो तत्काल आए। उन्होंने कहा कि योगी जी, आपको उत्तर प्रदेश में जाना है और वहां कल आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। तो मैं जब गोरखपुर से गया था तो मैं कुछ भी लेकर के नहीं गया था, न बैग था, न कपड़े थे। एक जोड़े में बस जो कपड़े पहने थे यही थे। तो मैं असमंजस में था कि गोरखपुर जाऊं या लखनऊ जाऊं। उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसे ही लखनऊ चले जाइए। तो मैं वहीं से लखनऊ आ गया। शाम को 4 बजे मैं लखनऊ पहुंचा। 5 बजे संसदीय यहाँ पे विधानमंडल दल की बैठक थी, वहां उन्होंने मुझे नेता के रूप में चुना। अगले दिन शपथ हो गया। तो एक सिलसिला वहां से प्रारंभ हुआ। लेकिन पहले से न मैं बहुत इस बारे में उम्मीद रखता था, न मुझे इस बारे में बताया गया था। शपथ ग्रहण के एक दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बारे में मुझे अवगत कराया और उसके बाद फिर आपके सामने है। वाह, बहुत खूब। गोरखपुर और वाराणसी के बाद आइए अब हम आपको लिए चलते हैं गोमती नदी के किनारे लखनऊ में। ये अखिलेश जी का बड़ा सपना था। आपसे पहले अखिलेश जी यहाँ पे थे, बड़े नाराज थे आपसे कि जो इतना उन्होंने सोचा, एक विजन था उनका, वो विजन अब कहीं नहीं जा रहा। वहां पे मेरे सहयोगी निशान चतुर्वेदी हैं। निशान जी, क्या सोच रही है यहाँ पे लखनऊ की जनता योगी जी के अब तक के काम के बारे में? राहुल, गोमती रिवर फ्रंट पे मौजूद है और लखनऊ की जनता एक बात जरूर बोल रही है अभी यहाँ से योगी जी के चेहरे को देखकर, वो ये है कि योगी जी आप तो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आप लखनऊ में हैं, लेकिन यहाँ की जनता की बात अगर की जाए, एक किसान हमारे साथ हैं, उन्नाव से हैं आप, क्या सवाल है? सर, हम उन्नाव जिले के रहने वाले हैं। हमारा नाम स्वदेश तिवारी है। मेरा गेहूं 1 सप्ताह हो गया, अभी नहीं लिया गया। अच्छा, गेहूं नहीं लिया गया है। आप यहाँ पे बहुत जगह से लोग आए, आप दिल्ली से आए, क्या सवाल है आपका?
मेरा सवाल ये, योगी जी आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इन सब कामों के लिए आप पैसे कहाँ से लाएंगे? अच्छा, आपका सवाल क्या है? बुंदेलखंड से आप बता। मैं बुंदेलखंड से हूँ, मेरा नाम नाहिद अंसारी है और मैं बुंदेलखंड में गायों की बड़ी दुर्दशा है। बुंदेलखंड के 7 जिलों में 7 लाख गाय किसानों ने छोड़ दिए हैं। भूखी गाय, बीमार गाय, घायल गाय, तड़प नहीं है, भूखी और पानी नहीं है, चारा नहीं है। उस गाय का क्या करेंगे, उनकी कैसे मदद करेंगे? आपने गोमती रिवर फ्रंट पे अभी कुछ सुना, क्या कहना आपका? लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था बड़ी खराब है, हेलमेट वगैरह कंपलसरी करने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत। यहाँ पर एक दो तीन बहुत अहम सवाल। एक तो ये कि ये जो पैसे कहाँ से आएंगे, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि 3,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण है उत्तर प्रदेश का। पैसे आपके पास है नहीं, आपने अभी 37,000 करोड़ रुपए का फार्म लोन वेवर कर दिया। सब जानना चाह रहे हैं कि आप सड़कें भी बनाना चाहते हैं, खड्डे भी भरना चाहते हैं, उद्योग भी लाना चाहते हैं, किसानों का लोन भी माफ करना चाहते हैं। योगी जी, पैसा कहाँ से आएगा? हमने पैसे की व्यवस्था की है और मुझे लगता है कि अगर बाबा रामदेव जी सालाना 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकते हैं तो मैं बिजनेस नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की इस तस्वीर को तो बदल ही सकता हूं। हम लोगों ने अपने सारे खर्चे, जितने फिजूल खर्चे थे, इन सब को रोक दिया है। किसको आप फिजूल खर्चा मानते हैं? जितने फालतू चीजें थी, जितनी लोक लुभावन चीजें थी, उन सब को हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ रोक लगाई। लेकिन मैंने सार्वजनिक इसलिए नहीं किया क्योंकि अनावश्यक रूप से उस चर्चा का विषय बनता है। हम लोग ये मान के चलिए कि हम लोगों पर केवल 36,000 करोड़ रुपए का किसानों के फसली ऋण के माफ वाला ही भार नहीं है। 7th पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के बाद 30,000 करोड़ रुपए का वह भी भार उत्तर प्रदेश सरकार पर इस बार पड़ा है। मैं मजबूती के साथ इस बात को कह सकता हूं कि अपने जितने भी फिजूल खर्ची थे उन पर रोक लगाने, फालतू की लोक लुभावन योजनाओं पर सख्ती के साथ रोक लगाने के बाद हम लोग प्रतिवर्ष 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए की बचत करेंगे और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश के साथ ही हमारे पास उससे भी पैसे बचने वाले हैं। ये जितना भी हम पर अतिरिक्त ऋण पड़ा है, हम आने वाले 2 वर्ष के दौरान इसको चुकता भी करेंगे। प्रदेश की जनता के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के भी आएंगे और प्रदेश के विकास, बुनियादी सुविधाएं, सड़क है, बिजली है, शुद्ध पेयजल है, यहाँ की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन का है, यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाओं को और सुदृढ़ करने का है, कानून की व्यवस्था को अच्छा बनाए रखने का है। इस सब पर भी कार्य करेंगे। कहीं भी हम आम जनमानस को इस बात का एहसास नहीं होने देंगे कि साहब लोन माफी के बाद एक कर्जा हम पर लादा जा रहा है, कहीं कोई अतिरिक्त कर नहीं लगेगा। ये हम पहले ही कह चुके हैं, जनता पे नहीं लगेगा। सरकार स्वयं अपने स्तर पर प्रभावी अंकुश लगा करके उन सभी इस प्रकार के जो भी हमारी अतिरिक्त वो थी, उन सबको हम लोग समाधान निकालेंगे। दूसरा सवाल था गाय को लेके, और ऐसे में जब आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से काउ स्लॉटर ना हो, उस पर बहुत कड़ा अंकुश लगे, तो कई सारे गरीब किसान हैं जो कि अपने खुद के परिवार का खाना सही से नहीं कर पाते। अब उनको कई बार लगता है कि हमारे लिए बोझ बन गया। आंकड़ा आया कि 60 रुपए प्रतिदिन का खर्चा आता है गाय के रखरखाव पे, खाना खिलाने। तो उनका मानना है कि जब गाय दूध देना बंद कर दे या फिर खेत में किसी काम की ना हो, तो उसके बाद गाय क्या उनके लिए एक बोझ बन जाएगी और फिर उसमें सरकार क्या मदद करेगी? इस पे आपकी क्या प्लानिंग है? एक आंकड़ा आया कि अगर सब गायों का ख्याल रखना है तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग कार्य कर रहा है। मान्यता प्राप्त गौशालाओं को सहयोग देने का कार्य गौ सेवा आयोग करता रहा है, प्रभावी ढंग से उस कार्य को करेंगे। बुंदेलखंड की जिस समस्या की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, वहां पे एक अन्ना प्रथा है। लोग अपने गोवंश को दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं और उसके कारण सैकड़ों की संख्या में गोवंश सड़कों पर घूमता है, खेतों में लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। हम लोग वहां पे एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये सब सरकार के भरोसे ही नहीं, इसमें सामाजिक संगठनों को, सांस्कृतिक संगठनों को, धर्मार्थ संगठनों को आगे आना चाहिए। सरकार उसमें सहयोग करने को तैयार है। हम लोगों ने प्रदेश में इसलिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स गौचर भूमि को,
सरकारी भूमि को, धार्मिक भूमि को और अन्य सार्वजनिक भूमि को चिन्हित करके उसका संरक्षण भी करेगी। और उन क्षेत्रों में हम लोग दो प्रकार का कार्य करने वाले हैं। एक तो जो गौचर भूमि हो उसको भूमाफियाओं से मुक्त करके वहां पे बड़ा बड़ा पिंजरा पोल बना करके गांव समिति को हम लोग सौंपने वाले हैं कि गांव के लोग ही इसके संरक्षण संवर्धन का कार्य करें। क्योंकि सरकार इन सब कार्यों में सरकार कार्य करेगी तो अन्य कार्यों को हम लोग नहीं कर पाएंगे। सरकार केवल सपोर्ट कर सकती है, सरकार उनके लिए सहयोगी बन सकती है। इस कार्य को हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा, प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास के लिए भी एक बड़ी कार्य योजना के साथ हम आ रहे हैं और वह आगरा लखनऊ और लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रूप में हम लोग बनाने जा रहे हैं। एक बड़ा लैंड बैंक सरकार उसमें बनाएगी और लैंड बैंक के माध्यम से उस क्षेत्र का औद्योगिकीकरण करेगी। इस पर हमारी कार्य योजना बहुत शीघ्र सामने आ जाएगी। योगी जी, ये बताएं कि गाय के नाम पे जो अपराध हो रहा है उसका क्या? हाल ही में हमने आज तक और इंडिया टुडे पे ऑपरेशन गौरक्षक पार्ट 2 चलाया, जिसमें हमने दिखाया कि किस तरीके से ऐसे लोग जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हम पीटते हैं, टांग तोड़ देते हैं, खून नहीं निकलना चाहिए लेकिन ऐसी हड्डी तोड़ो कि वो खड़ा ना हो पाए। इस तरह की बात वो खुद कर रहे हैं। आपने बयान तो दिया है, लेकिन ये रोकेंगे कैसे? गौ तस्करी को हम लोगों ने पूरी तरह रोकने के लिए कहा है। गौ तस्करी पूरी तरह रुकेगी, गौ हत्या भी रुकेगी और सरकार पूरी मजबूती के साथ इस प्रकार के किसी भी कृत्य पर रोक लगाएगी। लेकिन गौरक्षा के नाम पर कानून भी किसी को हाथ में नहीं लेने देगी। अगर कहीं पर कोई समस्या है उसके लिए प्रशासन है, पुलिस है। वे पुलिस के पास कहें, पुलिस से शिकायत करें, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और मुझे लगता है कि हर जगह गौरक्षक केवल हिंसक ही नहीं है, उनका अच्छा कार्य भी है। हम लोग उनके नेगेटिव पक्ष को ही न लें। अगर 100 में से एक आध जगह इस प्रकार की घटना घटित होती है तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन बहुत सारी जगह उन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य भी किया है, गौ तस्करी रोकी है। गौ सनातन हिंदू धर्म की एक प्रतीक है, व्यापक आस्था की प्रतीक है। हम किसी भी व्यक्ति को गौ कसी करने की छूट तो नहीं दे सकते, गौ तस्करी करने की छूट नहीं दे सकते। सरकार कतई नहीं देगी। उत्तर प्रदेश के अंदर सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटेगी। लेकिन साथ साथ मैं अपील करूंगा गौरक्षा के नाम पर कार्य करने वाले लोगों से भी कि वे कानून को हाथ में न लें, प्रशासन को अवगत कराएं। प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, हम लोग एक हेल्पलाइन जारी करने वाले हैं, हमें अवगत कराएं, हम तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कानून को हाथ में न लें। कानून को कोई भी हाथ में लेगा तो फिर कानून सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटने का कार्य भी करेगा। बहुत खूब, यही होना चाहिए कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आइए मुजफ्फरनगर चलते हैं। मुजफ्फरनगर में कपिल शर्मा है और मुजफ्फरनगर के लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं योगी जी के काम को? कपिल। शुक्रिया राहुल। और मुजफ्फरनगर की शानदार जनता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो योगी जी से बात करना चाहती है, योगी जी से सवाल पूछना चाहती है। और मैं इस जनता से सवाल पूछूं उसके पहले इसी जनता की इजाजत से मैंने जो महसूस किया है मुजफ्फरनगर में जब हम सुबह आए थे वो योगी जी को बताना चाहता हूं। क्योंकि जब हम यहां पर पहुंचे थे तो हमारे एडिटर इन चीफ की तरफ से एक निर्देश था कि हम एक ऐसी जगह पर रहें जो शहर की पहचान हो, आइकॉनिक प्लेस हो। और इसी के बाद मैंने गूगल किया और गूगल में जो तस्वीरें निकल करके सामने आई वो बड़ी हैराने वाली थी। क्योंकि जब हमने आइकॉनिक प्लेस ढूंढे, गूगल पर इमेज ढूंढी, तो जो इमेज हमको मिली उसमें दंगों का दर्द था, खून खराबा था, आगजनी थी, दर्द से कराहते हुए लोग थे। तो सबसे पहला सवाल योगी जी से जो मुजफ्फरनगर की जनता है उसकी तरफ से यही है कि मुजफ्फरनगर की जो मूल पहचान खो गई है उसको कैसे बदलेंगे। और इसके साथ ही मैं अब सीधे जनता से बात करना चाहूंगा। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या उम्मीदें हैं आपकी योगी जी से? क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या उम्मीदें हैं? योगी जी ने अपने पूरी स्पीच के अंदर वैसे तो कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं है, सारी बातें उन्होंने बता दी हैं। जहां तक नंबर देने की बात है, अभी नंबर तो नहीं दिए जा सकते क्योंकि कामकाज देखने के बाद ही कोई नंबर दिया जा सकता है। अब मेरा सिर्फ एक या दो ही क्वेश्चन है इसके अंदर कि एक पहला क्वेश्चन तो ये है, जैसे अभी अच्छा काम किया है कि जो महापुरुष होंगे उनके छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। लेकिन एक अच्छा सवाल है, बताइए, आप बताइए। जी जी।
देखिए, मेरा एक सवाल ये है कि लेकिन रोड मैप आपने बता दिया है, लेकिन सवाल ये है कि लेकिन आज हिंदुत्व की बात हो रही है, कल मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती थी। सवाल ये है कि क्या सबका साथ सबका विकास क्या मुसलमान मुक्त भारत में होगा या मुसलमान युक्त भारत में होगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल। तो वक्त खत्म भी हो रहा है, लेकिन एक अहम मुद्दा छिड़ा है जिस पे मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूं, क्योंकि अब तक हमने बातें सुनी आपके समर्थकों की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके विरोधी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको शक की निगाह से देखते हैं, आपके पुराने बयान देखते हैं और कहते हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्या माइनॉरिटीज की कोई जगह है योगी राज में, क्या उन्हें दब के रहना पड़ेगा, क्या उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे। तो जो तमाम लोग मानते हैं कि योगी राज के आने से भारत का एक जो सेक्युलर बैलेंस है वो चेंज होगा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये आशंकाएं तब भी थी जब आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। क्या मोदी जी के राज में किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ? और मोदी जी ने जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं घोषित की, देखिए, हम लोग जिस मिशन के साथ जुड़े हैं उसमें भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं। हम सुरक्षा देंगे सबको, हम विकास करेंगे सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। पूरी मजबूती के साथ हम लोग कहेंगे, और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगी, प्रत्येक नागरिक को उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की मुख्य धारा से जोड़ेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस बात के लिए सोच रहा होगा कि हम भी पुरानी परंपराओं को की दुहाई देकर के उसी तर्ज पर चलेंगे, देखिए, यहां पे न टीका का भेद होगा न टोपी का भेद होगा। दोनों से मुक्त होकर के जिसको टोपी लगानी हो टोपी लगाएं, जिसको टीका लगाना हो टीका लगाएं। मैं स्वयं टीका लगाता हूं, लेकिन अगर कोई ये चाहता होगा कि सरकार इस आधार पर किसी को विशेष रियायत दे देगी, कतई संभव नहीं है, नहीं होगा। हम लोग सबके साथ और सबके विकास के उस मंत्र के साथ कार्य करेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया है, और मुझे कार्य करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारी जो सरकार है उस सरकार के सामने तो एक आइकॉन के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, केंद्र की सरकार है, उस सरकार के नक्शे कदम पर हम लोग चलेंगे, उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन स्थापित करेंगे। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कानून के साथ खिलवाड़ कोई न करे, अराजकता न फैलाएं, पुरानी आदतों को लोग ठीक कर लें। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं। योगी जी, ये बताएं कि क्या उत्तर प्रदेश में आप शराबबंदी की तरफ बढ़ेंगे जैसे बिहार में है? देखिए, आप ऐसा प्रश्न मुझे कह रहे हैं कि अवैध बूचड़खानों को बंद किया तो बहुत सारे लोग कहने लगे हम मांस कहां खाएंगे। अब क्या सरकार का काम बूचड़खाना चलाना है? लेकिन अब उन भावनाओं को हम कैसे रोक सकते हैं? तो अभी तो एक समस्या का समाधान हम लोग कर रहे हैं, आप दूसरी समस्या ला करके खड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है एक कार्य को होने दीजिए, जो भी प्रदेश के हित में होगा वह कदम हम लोग शीघ्र उठाएंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए योगी जी, खत्म करने से पहले, समाजवादी पार्टी के राज के दौरान ये आरोप लगता था कि उनके समर्थक कानून तोड़ते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा प्रेफरेंस ट्रीटमेंट मिलती है। हाल में कुछ वाकये ऐसे हुए जहां पे ऐसे लोग जो कि अपने आप को आपके समर्थक बताते हैं, उन्होंने भी कानून तोड़ा। उसको लेकर काफी नाराजगी है और चिंता भी, और आगे को लेकर यह सवाल कि क्या ऐसे होगा जो लोग अपने आप को योगी जी के समर्थक बताएंगे, क्या उन्हें कानून तोड़ने की इजाजत होगी? कतई नहीं, किसी को नहीं। जहां भी कानून को किसी ने हाथ में उठाने का प्रयास किया, हम लोगों ने कोई भेदभाव नहीं किया। हर जगह कार्रवाई हुई है, हर जगह कार्रवाई होगी। दूसरा, मैं इस बारे में भी उन लोगों को चेतावनी दूंगा जो लोग भारतीय जनता पार्टी को या हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए छद्म रूप से गमछा ओढ़ करके गलत कार्य कर रहे हैं। चिंता मत न करें, वो बहुत शीघ्र हम लोग उनके ऊपर टूटने वाले हैं, और उन लोगों को खैर नहीं जो छद्म रूप से इन सब घटनाओं को अंजाम देकर के बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं।
उन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। वे सुधर जाएं और छद्म रूप से घूमना बंद कर लें, अपने उसी स्वरूप में वे लोग रहें जिसमें इससे पहले रहते थे। इस कार्रवाई को कतई हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग इस चीज को कह चुके हैं कि कानून का राज होगा, किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। हाँ, छद्म रूप से जो लोग भारतीय जनता पार्टी या सांस्कृतिक संगठनों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उन सब को भी हम चिन्हित करवा रहे हैं। तो बहुत शीघ्र बहुत सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ भी होने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता। ऐसे में सबकी उम्मीद अब यही है कि आप उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश से बदल के उत्तम प्रदेश बना पाएंगे। आपने बातें तमाम कही, आपने अपने लिए बड़ा लंबा मिशन रखा है। हमारी नजर इस पे होगी कि मिशन किस हद तक कामयाब होता है। तमाम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने हमें वक्त दिया, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।